एवरीबॉडी, आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं ईयर 2019 का सेट नंबर 3। तो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सभी तो नहीं डिस्कस करेंगे, बट वो क्वेश्चंस जो रिपीटेड हैं एक तो हम वो स्किप करेंगे, और वो क्वेश्चंस जो बोर्ड 2023 में नहीं पूछे जाने हैं उनको भी हम करेंगे स्किप। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। Question number 1. So question number 1 says, why are there no variations seen in clones? State 2 reasons. तो clones में हमें कोई भी variations देखने को क्यों नहीं मिलती हैं? क्योंकि clones होते क्या हैं? Clones वो individuals होते हैं जो कि दूसरे इंडिविजुअल, मतलब कोई ऐसे 2 या 3 या 4, मतलब हम 2 लेकर चलते हैं, तो ऐसे 2 इंडिविजुअल्स जिनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन सेम है, जिनका डीएनए सेम है, जिनका डीएनए आइडेंटिकल है, तो उनमें आप किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं देखते हो, तो वो दोनों आपको देखने में एक जैसे ही लगते हैं। सो द क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कहीं पर भी 2 गैमीट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। एक पेरेंट सेल है, उसी से फर्दर 2 हमें ऑफस्प्रिंग मिले हैं, तो वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पेरेंट सेल था। सेकेंडली, देयर इज नो रिकॉम्बिनेशन सिंस द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स डज नॉट अकर। किसी भी तरह का कोई रिकॉम्बिनेशन हमें नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मियोसिस हुई ही नहीं है, सिर्फ माइटोसिस होती जा रही है, राइट। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन ही नहीं हुआ है, यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स ही नहीं हुआ है, इसलिए क्लोन्स जो हैं वो एग्जैक्टली एक जैसे दिखते हैं, मतलब दे लुक identical and there are no variations seen in clones. Now the question number 2 says differentiate between a DNA and RNA nucleotide. तो DNA और RNA न्यूक्लियोटाइड के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो एक डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंसेस कहाँ पर है? सब वैसे अगर निकालने पर आए तो बहुत सारे डिफरेंसेस आ सकते हैं, लेकिन हमें ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क में पूछा गया था, तो अकॉर्डिंगली ही हम इसका आंसर करेंगे। तो डीएनए और आरएनए में एक मेजर डिफरेंस है उनकी शुगर्स में। तो अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर, वहीं पर आरएनए में होती है राइबोज शुगर, राइट। डीएनए की बात करें तो डीएनए में एडेनिन जो है वो पेयर करता है थाइमीन के साथ, तो यहाँ पर पिरिमिडीन होता है थाइमीन। वहीं पर जब एमआरएनए की बात आती है तो जहाँ पर भी एडेनिन होता है उसके साथ पेयर करने आता है यूरेसिल, राइट। तो यहाँ पर जो पिरिमिडीन है, सो इन प्लेस ऑफ थाइमीन इट इज यूरेसिल। Clear? So I hope this difference is clear. Now the next question is question number 3 and the question says what is saltation according to de Vries? तो यूगो डी वराइज के अकॉर्डिंग सॉल्टेशन जो उन्होंने एक टर्म दी थी उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था म्यूटेशन। कैसी म्यूटेशन? एक सिंगल लार्ज स्टेप म्यूटेशंस दैट रिजल्टेड इन स्पेसिएशंस। तो उनका मानना था कि जो म्यूटेशंस होती हैं ना, जो म्यूटेशंस हुई हैं वो एकदम से पहले स्पीशीज ए थी और वो अचानक से बी बन गई। तो मतलब एक बहुत बड़ा सिंगल स्टेप, एक सिंगल चेंज हुआ और उससे पूरी की पूरी स्पीशीज बदल गई, ठीक है। सो दिस वाज सॉल्टेशन. Now the question number 4. So question number 4 says write scientific name of organism Alexander Fleming worked on and discovered the first antibiotic. तो हमें साइंटिफिक नेम बताना है उस ऑर्गेनिज्म का जिसके ऊपर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने काम किया था, और उसके ऊपर काम करते हुए उन्होंने कौन सी एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी। और सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वॉज द ऑर्गेनिज्म ही वर्कड ऑन वॉज अ फंगस और अ बैक्टीरियम। तो बेसिकली जब आप ऑर्गेनिज्म का नाम लिखेंगे तो आपको साथ में ये भी लिखना है कि वो बैक्टीरिया था या वो फंगस था। तो चलिए देखते हैं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक बैक्टीरिया के ऊपर काम किया था जिसका नाम था स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। सो दिस वाज द बैक्टीरिया ऑन विच अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्कड, और इस पे काम करते करते उन्होंने एक एंटीबायोटिक डिस्कवर की जिसको उन्होंने नाम दिया पेनिसिलिन, ठीक है। सो इट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। तो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने।
Now the question number 6 says list any two characteristic features of a wheat flower that make it a good example of wind pollination. तो हमें wheat flower के कुछ ऐसे दो characteristics बताने हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि वो एक wind pollination के लिए एक अच्छा example है. तो सबसे पहला मतलब अगर हम बात करते हैं insect pollination की तो हम उसमें एक बहुत ही important चीज़, एक बहुत ही interesting चीज़ जो हमें पढ़ने को सुनने को मिलती है वो ये है कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ना वो ज़्यादा ब्राइट, ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा फ्रेग्रेंटेड होते हैं. वहीं पर जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं ना वो छोटे होते हैं और वैसे ही वो बड़े भी होते हैं, ठीक है, ताकि वो दूर से इंसेक्ट्स को नज़र आएँ. सो दे आर यूजुअली स्मॉल एंड दे आर डल. The second thing is the long anthers are protruding out of the flowers. तो अगर मान लो ये हमारा एक फ्लावर है तो इसके जो एंथर्स है ना वो लंबे होंगे, ठीक है, ताकि वो फ्लावर से बाहर हों, राइट, सो दैट द पॉलन ग्रेन्स मे गेट ब्लोन ऑफ इजिली. तो अगर मान लो ये हमारा फ्लावर है और एंथर्स यहाँ अंदर छुपे रहेंगे तो हो सकता है कि हवा भी इनको ना ले जा पाए, ठीक है. तो इसलिए ये फ्लावर से बाहर होते हैं. इनका जो फिलामेंट होता है वो काफ़ी लॉन्ग स्टॉक होती है ताकि जो एंथर है वो बाहर हो और हवा से जैसे ही एंथर बर्स्ट हो तो ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये उड़ के दूसरी जगह जा सके. द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज it is observed that plant breeders carrying out a wheat hybridization often take pollen grains from pollen banks. So do you agree? Give one reason in support of your answer. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये ज़्यादातर देखा गया है कि जो प्लांट ब्रीडर्स हैं ना जो वीट की हाइब्रिडाइजेशन करते हैं वो पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो पॉलन बैंक्स से लेते हैं. तो क्या आप इस बात से अग्री करते हैं और आपको इसके सपोर्ट में एक रीज़न बताना है. तो ये सच है. क्यों? क्योंकि वो एक क्रायो पॉलन बैंक्स क्या होते हैं? पॉलन बैंक्स बेसिकली वो बैंक होता है जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है एट -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन. तो अगर उनको प्लांट हाइब्रिडाइजेशन करानी है, उनको क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स रन करने हैं तो उनको अलग अलग तरह के पॉलेंस चाहिए. तो उन पॉलेंस के लिए वो हर बार कहीं नई जगह पर जाके नए सैंपल्स पॉलन के नहीं ला सकते हैं. सो व्हाट दे डू, दे यूज द पॉलन ग्रेन्स विच आर ऑलरेडी स्टोर्ड इन द पॉलन बैंक्स. सो इट इज यूज्ड फॉर क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम. सो दिस इज द आंसर टू द पार्ट बी. Now the question number 7 says differentiate between Turner's syndrome and Down syndrome. तो Turner syndrome और Down syndrome के बीच में क्या डिफरेंस है? तो Turner syndrome जो है वहाँ पर there is an absence of X chromosome. एक X chromosome जो है वो absent होता है. तो मतलब 44 तो ऑटोजोम्स हैं प्लस जहाँ पर एक X के साथ एक और X क्रोमोजोम होना चाहिए वहाँ पर होता है कोई भी X क्रोमोजोम नहीं. तो इस कंडीशन से हमें एक और चीज़ पता चलती है वो ये है कि टर्नर सिंड्रोम से सिर्फ फीमेल्स अफेक्टेड होती हैं. तो ऐसी फीमेल्स होती हैं स्टेराइल, उनकी ओवरीज होती है वो रिडिमेंट्री होती हैं और उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप नहीं होते हैं. दूसरा है डाउन सिंड्रोम. तो डाउन सिंड्रोम जैसे टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट था वैसे ही डाउन सिंड्रोम में जो एक एक्स क्रोमोसोम है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी है. सो 21st क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम की नहीं बट 21st क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा कॉपी है. बेसिकली एक ऑटोजोम की एक्स्ट्रा कॉपी है, ठीक है. तो 23rd पेयर हम मानते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है. लेकिन बाकी सारे 1st से 22nd तक जो पेयर्स होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स के वो ऑटोजोम्स होते हैं. तो यहाँ पर जो 21st पेयर है क्रोमोसोम का उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है. सो इस केस में अब क्योंकि हम ऑटोसोम्स की बात कर रहे हैं सो मेल कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय द डाउन सिंड्रोम एंड फीमेल कैन बी अफेक्टेड. तो इसमें यूजुअली जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसका शॉर्ट स्टेचर होता है विद राउंड हेड काफ़ी राउंड होता है, फरो टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ. थोड़ा सा माउथ जो है इट इज़ partially always open, ठीक है, it is never closed properly. Now question number 8, तो सेम ही क्वेश्चन either set 1 या 2 में ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था. सो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड टी लिम्फोसाइट्स इन डेवलपिंग अ इम्यून रिस्पॉन्स. तो बी और टी लिम्फोसाइट्स का हमें रिलेशनशिप बताना है इन डेवलपिंग अ इम्यून रिस्पॉन्स, कैसे वो इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करते हैं.
तो जो बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स की हम बात करते हैं, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट पैथोजेंस। तो वो क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं टू फाइट द पैथोजेंस, राइट। और टी का क्या काम है, टी जो सेल्स हैं या टी लिम्फोसाइट्स हैं वो एंटीबॉडीज तो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन बी सेल्स की हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में और डायरेक्टली पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने में। क्लियर? तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। इसको हमने डिटेल में सेट 1 और 2 में डिस्कस भी किया है। Now the question number 9. Question number 9 says, why has Indian government set up an organization named GEAC? तो GEAC की full form क्या है? So GEAC is basically genetic engineering अप्रेजल कमेटी, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने ये ऑर्गेनाइजेशन को सेट क्यों किया है, और इसके हमें 2 रीजंस बताने हैं। तो पहला रीजन है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड या जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स या एनिमल्स से रिलेटेड है। तो एक तो उनकी वैलिडिटी के ऊपर एक चेक रखने के लिए बेसिकली इनके पास एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं कंपनीज को। सो फर्स्ट इज टू चेक द वैलिडिटी ऑफ जीएम क्रॉप्स एंड सेकेंडली द सेफ्टी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दीज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विसेज, कि अगर हम किसी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को लेकर भी आ रहे हैं तो हमें उसकी सेफ्टी को भी प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि वो आके कोई हैजार्ड क्रिएट कर दे पब्लिक के लिए, राइट। और पार्ट मतलब इसका इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन था, गिव अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन। प्रो इंसुलिन से इंसुलिन कैसे बनता है, तो एक बड़ा ही सिंपल सा हमें एक यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देनी है। सो दिस इज प्रो इंसुलिन, ठीक है। तो ये वाला जो चेन है हम इसे ए चेन बोलते हैं, ठीक है। ये वाली जो चेन है इसे हम बोलते हैं बी चेन, और ये इनके बीच में जो है दैट इज कॉल्ड एज अ सी चेन, ठीक है। अब होता क्या है कि ये होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड, ठीक है। यहाँ पर बीच बीच में होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। अब अगर एक इंसुलिन को प्रॉपर्ली वर्क करना है तो उसे सिर्फ 2 चेन्स चाहिए, ए चेन और बी चेन। तो ये सी चेन जो है ना, ये इसको कहीं ना कहीं इनएक्टिव बनाता है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए ए चेन और बी चेन को आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। इस मतलब पूरे चेन को, तीनों चेन्स को ब्रेक किया जाता है अलग अलग पार्ट्स में, और फाइनली सी चेन को एलिमिनेट करके ए चेन और बी चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड्स से वापस से जोड़ दिया जाता है। सो दिस इज प्रो इंसुलिन, राइट, एंड दिस इज इंसुलिन, correct. So this is the representation of transformation of pro-insulin to insulin. Now question number 10, what is ORI? ORI is origin of replication, right, which is the specific sequence of DNA where the replication starts. तो हमने ORI पढ़ा है हर जगह कि इट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वही साइट है जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, चाहे हम प्लाज्मिड की बात कर लें, चाहे हम बैक्टीरिया की बात कर लें, चाहे हम बात कर लें ह्यूमन बींग्स में, राइट। सो इट इज द प्लेस, ORI इज द साइट वेयर देयर इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस जहां पर डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। नाउ स्टेट द इम्पॉर्टेंस ड्यूरिंग क्लोनिंग ऑफ अ वेक्टर। ORI की क्या इंपॉर्टेंस है जब हम एक वेक्टर को क्लोन कर रहे हैं? तो ORI जो है इट हेल्प्स इन रेप्लिकेशन ऑफ फॉरेन डीएनए व्हेन अटैच्ड टू ORI एंड ऑल्सो कंट्रोल द कॉपी नंबर। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो जब भी हम एक फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो इस पर्टिकुलर जो होस्ट डीएनए है उससे अटैच हो जाता है, तो एक बार रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई तो अब जो रेप्लिकेशन है वो कंप्लीट होती है डीएनए की। और दूसरा, ये कॉपी नंबर को मेंटेन करने में हेल्प करता है किसी भी डीएनए का, राइट। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ और पार्ट सेज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल डायग्राम। तो सिलेक्टेबल मार्कर की हमें इंपॉर्टेंस बतानी है एक सूटेबल डायग्राम के साथ। सिलेक्टेबल मार्कर्स दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो ये एक तो आइडेंटिफाई करने में और एलिमिनेट करने में हेल्प करता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। हमें क्या चाहिए, हमें वो चाहिए जो चेंज हो चुके हैं, हमें ट्रांसफॉर्मेंट्स चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहला काम है सिलेक्टेबल मार्कर का, ये ट्रांसफॉर्मेंट
ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई करना और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट, तो बेसिकली एलिमिनेट कर देता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, और ट्रांसफॉर्मेंट्स को सिलेक्टिवली वो क्या करता है, ग्रो करवाता है, मतलब उनको उनकी ग्रोथ को परमिट करता है। देन जीन्स कोडिंग फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसे कि पेनिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, तो जब हम कुछ ऐसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स बनाते हैं जैसे एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन, तो उसके केस में भी हम सिलेक्टेबल मार्कर्स का ही यूज़ करते हैं। तो वही जो जीन है वो उसकी ग्रोथ परमिट होती है जो कि हमारे लिए यूजफुल है, जो हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेंट है। जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उसको एलिमिनेट कर देता है सिलेक्टेबल मार्कर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ स्पीशीज इन अ हैबिटेट। तो एक हैबिटेट में एक कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है स्पीशीज की, एंड व्हाई इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल मोर रियलिस्टिक। ठीक है, तो सबसे पहले कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, इट इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अ हैबिटेट कैन सपोर्ट एट अ गिवन टाइम। तो एक टाइम पे एक हैबिटेट कितने इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर पाएगा, दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी। तो अगर इन सिंपल टर्म्स अगर आप समझना चाहो तो आप ये बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर बस जो है ना वो एक टाइम पे कितने लोगों को कैरी कर पाएगी, सो दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट बस। तो उस बस को एक हैबिटेट मान लो, ठीक है, तो मतलब कि एक हैबिटेट में एक टाइम पे कितने इंडिविजुअल्स को वो हैबिटेट सपोर्ट कर पाएगा, दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी। अब एक सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को ज़्यादा रियलिस्टिक क्यों मानते हैं एज कंपेयर टू जो हमारा जे शेप्ड कर्व आता है। ठीक है, तो जे शेप्ड कर्व जो है ना वो हमारा एक तरह ऐसे बताता है कि जो ग्रोथ है ना वो ऐसे जाती है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है कोई भी पॉपुलेशन। ठीक है, लेकिन ऐसा ये तभी पॉसिबल है जब बहुत सारे हमारे पास रिसोर्सेज हों, व्हेन द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। तो ये वाली जो कंडीशन है ना ये फॉरएवर ट्रू नहीं हो सकती, कि ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज आप यूज करते जा रहे हो और वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, राइट। लेकिन ये उन जो इस तरह का हम कर्व देखते हैं, सो दिस इज अ जे शेप्ड कर्व एंड दिस इज एस शेप्ड कर्व, जिसे हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो पहले इंडिविजुअल धीरे धीरे ग्रो करते हैं, फिर एक टाइम आता है जब हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं तो हमारी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करना शुरू कर देती है। अब वापस से जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिट हो जाते हैं, तो हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाती है। तो this is said to be more realistic because this is actually what happens in nature. So resources are limited in a habitat, sooner or later they will become limiting. तो आज नहीं तो कल वो खत्म हो ही जाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि जिस तरह हम अपने resources को यूज कर रहे हैं तो वो हमेशा नहीं रहेंगे, हमारे future generations को नहीं मिलेंगे। तो sooner or later they will become limiting and hence the logistic growth model is called to be more realistic one. Okay, now the question number 11. So now the question number 12. So question says that justify the statement pyramid of energy is always upright and can never be inverted. तो ये बोल रहे हैं कि जो एनर्जी का पिरामिड है ना वो हमेशा अपराइट ही होगा, वो कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? तो ये हमेशा ऐसा ही क्यों मिलेगा हमें देखने को, ये हमें ऐसा क्यों नहीं मिल सकता? ठीक है, तो हमें पता है कि सबसे नीचे जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर्स सबसे ज़्यादा नंबर में होते हैं। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा एनर्जी भी उन्हीं के पास होती है। ठीक है, अब प्रोड्यूसर्स जो हैं दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन, बट द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर अस इज प्रोड्यूसर्स, राइट। तो प्रोड्यूसर्स खाना बनाएंगे, वो कुछ अपने लिए रखेंगे और कुछ जो है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को पास कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे प्रोड्यूसर्स के बाद आगे हर्बीवोर, फिर यहाँ पर स्मॉल कार्निवोर्स, यहाँ पर लार्ज कार्निवोर्स। ठीक है, ऐसे बढ़ते गए। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है प्रोड्यूसर्स के पास। यहाँ से सिर्फ 10% एनर्जी जो है, अगर मान लो यहाँ पर थी 50,000 जूल्स ऑफ एनर्जी, तो इसकी सिर्फ 10% एनर्जी ही हर्बीवोर्स को ट्रांसफ़र होगी। हर्बीवोर्स में जितनी एनर्जी है उसकी 10% स्मॉल कार्निवोर्स को जाएगी, जितनी स्मॉल कार्निवोर्स हैं उनकी 10% लार्ज कार्निवोर को जाएगी। तो
इन्वर्टेड होने का तो चांस ही नहीं है, सबसे ज़्यादा एनर्जी है ही बेस पे, और जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल्स में ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो एनर्जी का फ्लो है ना, ये यूनिडायरेक्शनल है, ये प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ ही जाएगा, कभी भी कंज्यूमर से प्रोड्यूसर को नहीं आएगा, ठीक है, मतलब कंज्यूमर से प्रोड्यूसर को नहीं आएगा, राइट। क्यों? क्योंकि हम प्लांट्स को खाएंगे, प्लांट्स हमें थोड़ा ना खाना शुरू कर देंगे, राइट। तो एनर्जी जो है वो प्लांट्स से हमें ही ट्रांसफर होगी, हमसे प्लांट्स को वापस नहीं जा सकती है। So that is the answer to this question. Energy flow occurs always in one direction, that is it is unidirectional. Energy flow, energy is always more at producer level and goes on decreasing at successive trophic levels in the form of heat. ठीक है, तो I hope this question is clear to everyone. Now the question number 14. So question number 14 says, what is the primary productivity of an ecosystem and how is it expressed? तो primary productivity क्या होती है? It is basically the rate of biomass production. ठीक है, so that is primary productivity. और उसको express करने के लिए जो units हैं वो ये हैं, ग्राम इनवर्स स्क्वायर ईयर पर ईयर, राइट, और किलो कैलोरी मीटर पर स्क्वायर देन ईयर इनवर्स, राइट। सो ये आपको ऐसे के ऐसे यूनिट्स को लर्न करना पड़ेगा, करेक्ट। नाउ एक्सप्लेन व्हाट डज द इक्वेशन गिवन बिलो शोज। तो ये जो इक्वेशन है NPP माइनस GPP माइनस R, तो ये क्या है? सो दिस इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दिस इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड R इज रेस्पिरेटरी लॉसेस, ठीक है। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो एक इकोसिस्टम की होती है, दैट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कि एक इकोसिस्टम ने कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया है, एट व्हाट रेट, राइट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो देयर इज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ GPP दैट इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स, ठीक है। तो इन्होंने कुछ अमाउंट प्रोड्यूस किया बायोमास का, उस अमाउंट से कुछ अमाउंट जो है वो उन्होंने अपने लिए यूज कर लिया, जिसे हम रेस्पिरेशन में बोलते हैं, दैट इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इन रेस्पिरेशन और इन रेस्पिरेटरी लॉसेस। तो जो NPP है, इट इज व्हाट इज NPP? इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ बायोमास दैट इज अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अब हर्बीवोर्स को कितना अवेलेबल होगा, दैट इज NPP, करेक्ट। तो यही इक्वेशन हमें बताने की कोशिश कर रही है। Now the question number 14 और पार्ट, name the type of detritus that decomposes faster। ऐसा detritus जो फटाफट से decompose हो जाता है वो कौन सा है? And list any two factors that enhance the rate of decomposition। तो ऐसा detritus जो कि rich है नाइट्रोजन में या फिर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में, जैसे कि शुगर, तो वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। और सेकेंडली कौन से वो फैक्टर्स हैं जो डीकम्पोजिशन को एनहांस करते हैं? तो उसमें बड़ी सारी कंडीशंस आती हैं, जैसे टेम्परेचर की कंडीशन आती है, ह्यूमिडिटी की कंडीशन आती है, ठीक है, इन्वायरमेंट जो है दैट इज मॉइस्ट इन्वायरमेंट, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। Now the B part, write different steps taken in humidification and mineralization during the process of decomposition। तो decomposition में हमने 5 स्टेप्स पढ़े हैं, उनमें से 2 हैं humidification and mineralization। तो ये दोनों स्टेप्स क्या होते हैं? तो humidification बेसिकली यहाँ पर ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है? there is a accumulation of dark colored amorphous substance which is called as humus, which is resistant to microbial action action and undergoes decomposition at a very slow rate। ठीक है, बहुत ना तो इस पे माइक्रोब्स का कोई एक्शन होता है और डीकम्पोजिशन जो होती है इसकी वो बहुत ही स्लो होती है। देन द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स बाय रिलीजिंग द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अब यही जो ह्यूमस है ना, इसकी फर्दर डिग्रेडेशन होती है माइक्रोब से, और इस प्रोसेस में बहुत सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो निकल के बाहर आते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, राइट एनी 2 बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ वायरल इन्फेक्शन। तो हमें कोई भी 2 बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स बताने हैं जिससे हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं वायरल इन्फेक्शंस की। सो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एनी वन ऑफ देम।
तो किसी का भी हमें प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है तो बेसिकली दो प्रोसीजर्स हैं, एक है अलाइजा और एक है पीसीआर। तो अलाइजा जो है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरैक्शन, और जो पीसीआर है इट इज बेस्ड ऑन द एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स टू फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो हमें मतलब एक जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हम उसको एम्प्लीफाई करते हैं, करेक्ट। सो आपको किसी भी एक का प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो पीसीआर का हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेट्स में, तो मतलब ईयर 2019 के प्रीवियस सेट में हम पीसीआर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको वही सेम चीज यहाँ पर मेंशन करनी है। Now the question number 18. So the question says, while on an excursion to a hill station, some of the children developed allergic symptoms. तो एक स्कूल गया, घूमने गए हिल स्टेशन में, वहां पर जाके कुछ बच्चों को कुछ एलर्जिक सिम्टम्स आए, ठीक है। सो लिस्ट एनी 2 एलर्जिक सिस्टम, कोई भी 2 एलर्जिक सिस्टम की कुछ ऐसा चेंज बॉडी में जिससे किसी डॉक्टर को ये लगे कि आपको एलर्जी हुई है, ठीक है। जैसे कि रनिंग नोज, टियरी आईज या फिर स्नीजिंग, कफिंग, सो दी ऑल ऑफ देम आर द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। नेम एनी 2 एलर्जेंस। तो ये एलर्जेंस क्या क्या होते हैं, कई लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, कई लोगों को पॉलन से एलर्जी होती है, तो ये 2 तरह के हमारे एलर्जेंस हैं, राइट। देन नेम एनी 2 एंटी एलर्जेंस। तो कोई 2 एंटी एलर्जन, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, क्या लेना है आपको। सो आइदर ही विल prescribe antihistamines or he'll prescribe steroids, right? So both of them are anti-allergens. Now the question number 19. So the question says, the appearance of melanized moth post-industrialization in England is a classic example of evolution by natural selection. Explain. तो इंग्लैंड में ये चीज़ नोटिस की गई थी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था उससे पहले जो मॉथ थे ना वहाँ पर, वो थे लाइट कलर्ड मॉथ्स, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ना वहाँ पर वो जो मॉथ थे ना वो फिर डार्क विंग्ड मॉथ ज़्यादा हो गए एज कम्पेयर टू वाइट विंग्ड मॉथ, ठीक है। तो हमें इसको एक्सप्लेन करना है। दिस इज एक्चुअली अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो हुआ क्या था इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो वाइट विंग्ड मॉथ थे ना वो बहुत सारे थे, और डार्क विंग जो थे वो भी थे लेकिन वो कम थे, ठीक है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुई तो धुआं निकला, डस्ट निकली, और उससे जो ट्री के ट्रंक्स थे ना जो पहले लाइकन्स से कवर्ड रहते थे, अगर लाइकन्स कहीं पर है ना, सो दिस मीन्स दैट पर्टिकुलर एयर इज नॉट पॉल्यूटेड, दैट इज अ पॉल्यूशन फ्री एयर। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि अब लाइकन्स भी खत्म हो गए और जो ट्री की ट्रंक्स थी ना वो सारी की सारी उन सूट पार्टिकल्स के कवर होने से वो कैसी हो गई, वो डार्क हो गई। अब जब यहाँ पर वाइट विंग्ड मॉथ्स थे वो ईजिली प्रीडेटर्स अब क्या कर पा रहे थे, उनको एक डार्क कलर्ड बैकग्राउंड है, ठीक है। अब ये डार्क कलर्ड बैकग्राउंड है मान लो, ठीक है। अब इस बैकग्राउंड पर अगर ये रेड कलर का है, अगर मैं रेड कलर का ही कोई चीज रख दूं क्या आपको दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी, वो कैमोफ्लाज हो जाएगी, राइट। अब यहीं पर ये वाइट कलर का बैकग्राउंड है, ठीक है, ट्री ट्रंक है। अब यहाँ पर मैं कुछ रेड कलर की चीज रख दूं तो क्या आपको दिखाई देगी, बहुत इजीली दिखाई देगी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। पहले क्या था कि यहाँ पर जो वाइट विंग्ड मॉथ्स थे वो बहुत ज़्यादा थे और जो ट्री की ट्रंक्स थी वो लाइकन से कवर्ड रहती थी, तो वो वाइट विंग्ड मॉथ्स आराम से खुद को प्रीडेटर से बचा लेते थे। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ये जो पूरी की पूरी ट्री की ट्रंक्स थी ना ये डार्क हो गई, ठीक है। तो अब जब वाइट विंग्ड मॉथ्स इन ट्री के ट्रंक्स पे बैठे तो वो इजीली प्रीडेटर्स को दिखाई देना शुरू हो गए, और वहीं पर जो डार्क विंग्ड मॉथ्स थे वो अब दिखाई देना बंद हो गए प्रीडेटर्स को। तो इससे प्रीडेटर्स ने वाइट विंग मॉथ्स को चुन चुन के ख़त्म कर दिया, और जो पॉपुलेशन हमें बढ़ती हुई दिखाई दी वो हमें दिखाई दी डार्क विंग्ड मॉथ्स की, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या है, नेचुरल सिलेक्शन हुई है। वो स्पीशीज या वो इंडिविजुअल्स जो बदलते एनवायरमेंटल कंडीशंस में खुद को मतलब बचा पाए वो सर्वाइव किए और दूसरे सर्वाइव नहीं कर पाए, राइट। सो लाइकन्स कुड नॉट ग्रो ड्यू टू पॉल्यूशन। अब लाइकन्स ग्रो नहीं कर पाए क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया। सो सिंस वाइट विंग्ड मॉथ कुड नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द प्रीडेटर ड्यू टू द डार्क बैकग्राउंड, द डार्क विंग्ड मॉथ सर्वाइव्ड एंड वर सिलेक्टेड बाय नेचर। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप किसी भी तरह एक अच्छे से अपनी पॉइंट्स में
या एक अच्छी सी स्टोरी के फॉर्म में आप बहुत अच्छे से इस आंसर को लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि स्टोरी आपको बहुत ही अच्छे से पता है ना, और नहीं पता थी तो मैंने आज एक्सप्लेन भी कर दी है। क्वेश्चन नंबर 20, सो क्वेश्चन नंबर 20 सेज write any 6 salient features of human genome as drawn from human genome project। तो human genome project से कुछ 6 salient features हमें बताने हैं। तो सबसे पहला है कि human genome जो है it contains 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस। ठीक है, एक ह्यूमन जीनोम में इतने सारे न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं। दूसरा, एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस बट द साइज इज वेरी ग्रेटली विद द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन बीइंग डिस्ट्रोफिन विच हैज 2.4 मिलियन बेसिस। तो जो एवरेज जीन होता है ना उसमें अराउंड 3000 बेसिस होते हैं, लेकिन ये एवरेज की बात की है। जो एक लार्जेस्ट जीन जो हमें पता है उसमें अराउंड 2.4 मिलियन बेसिस हैं, और जो छोटा है सबसे छोटा जो है उसमें शायद 291 या 231, ठीक है, इतने ही बेस पेयर्स हैं। करेक्ट। तो द पॉइंट इज कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपकी बुक में लिखे हुए हैं, आपको कोई भी 6 चुन के लिखने हैं, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलमोस्ट ऑल द न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल द पीपल। ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस है ना मोस्टली हर इंसान में वो सेम ही है। 99% ऑफ देम आर हैव द सेम न्यूक्लियोटाइड बेसिस, मतलब 99% बेसिस आर सेम इन ऑल द पीपल। देन फंक्शंस ऑफ ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स वर नोन। तो जितने भी जीन्स डिस्कवर हुए हैं उनमें से अभी तक हमें सिर्फ 50% जीन्स के फंक्शंस पता है। देन द नेक्स्ट इज लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स। तो अब ये जीनोम देख लो कितना वास्ट है, कितने सारे बेसिस हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 2% या उससे भी कम जो हमारे जीन्स है ना वो कोड करते हैं प्रोटीन्स के लिए। The next one is the chromosome 1 has most gene। जो सबसे पहला क्रोमोसोम है that is the chromosome number 1, उसमें है सबसे ज़्यादा जीन्स that is 2968, और Y क्रोमोसोम में है सबसे कम जीन्स that is 231। Clear? तो I hope this question is clear to everyone. Now the question number 21, what is heterogamety? Explain the mechanism of sex determination in Drosophila। heterogamety क्या होती है? मतलब अलग अलग तरह के गैमीट्स होना। जैसे अगर हम ह्यूमन मेल्स की बात करते हैं तो ह्यूमन मेल्स में 2 तरह के गैमीट्स होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम वाले और एक वाई क्रोमोसोम वाले। तो ऐसी कंडीशन को हम हेट्रोगेमिटी बोलते हैं। सो द प्रोडक्शन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स। अब हमें बोला है कि हमें ड्रोसोफिला की सेक्स डिटर्मिनेशन बतानी है, तो जो इसकी सेक्स डिटर्मिनेशन इट इज़ ऑलमोस्ट सेम एज द ह्यूमन बींग्स, राइट। तो यहाँ पर एक्स होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल में और XY होते हैं मेल्स में। ठीक है, तो फीमेल प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट हैविंग X क्रोमोसोम, और मेल्स बनाते हैं XX एंड मेल्स बनाते हैं XY। ठीक है, अब यही डिपेंड करता है कि कौन सा क्रोमोसोम, ठीक है, मेल्स जो मेल ड्रोसोफिला है वहाँ से आके फीमेल ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम को फर्टिलाइज करता है, उसी पे डिपेंड करता है द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। तो ये सेम ही सेक्स डिटर्मिनेशन है जो हमने ह्यूमंस में पढ़ी है, तो आपको सेम ही यहाँ पर फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी दिखाना है। Now the question number 21. So question number 21 says explain the process of making heterogeneous nuclear RNA। तो HNRNA का process बताना है, the process of making this HNRNA into a fully functional mRNA in eukaryotes and where does this process occur। तो ये कैसे बनता है? देखो, जो RNA हमारे पास आता है, जो बेसिकली मैसेंजर RNA हमारे पास आता है ना, उस मैसेंजर RNA में बहुत सारी कमियां होती हैं। मतलब वो ऐसी कमियां, अगर वो कमियां उस आरएनए में रहेंगी तो उससे प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो 3 मेजर स्टेप्स होते हैं इन कन्वर्टिंग दिस हेट्रोजेनस आरएनए इनटू अ फुली फंक्शनल एमआरएनए। तो एक तो सबसे पहले HRNA जो होता है उसमें होता है फर्स्ट स्टेप दैट इज कैपिंग। कैपिंग में जो हमारा RNA होता है उसके 5 प्राइम एंड को हम मिथाइलेट कर देते हैं। सो वी पुट मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है,
हम इसको एक डायग्राम से भी समझेंगे और आपको वो डायग्राम अपने एग्जाम में भी बनाना है अगर ये क्वेश्चन आता है। दूसरा होता है स्प्लाइसिंग। पहले कैपिंग हुई, ठीक है, अब कैपिंग के बाद हम पढ़ते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि अगर हमारा ये एक हेट्रोजेनस आरएनए है, इसमें ना कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, मतलब जो ये पूरा स्ट्रेच होता है ना, इसमें ये कोडिंग सीक्वेंस है, ये नॉन कोडिंग है, कोडिंग नॉन कोडिंग, कोडिंग नॉन कोडिंग। अब ये जो नॉन कोडिंग होते हैं ना, ये इंटरफेयर करते हैं ट्रांसलेशन में, तो हमें इनको रिमूव करना पड़ता है, ठीक है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। सो द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस विच आर कॉल्ड एज इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड, और जो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं जिन्हें हम एक्सॉन्स बोलते हैं, दे आर जॉइंड इन अ डेफिनेट मैनर। द नेक्स्ट स्टेप ओवर हियर इज द थर्ड स्टेप, दैट इज टेलिंग। तो टेलिंग क्या होता है, फाइनली अब यहाँ पर हमने 5 प्राइम एंड पे मिथाइलेट भी कर लिया, यहाँ से हमने नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस दैट इज इंट्रॉन्स, इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस, जो इंटरफेयरिंग सीक्वेंसेस हैं, उनको रिमूव भी कर लिया। अब हम 3 प्राइम एंड पे लगा देंगे एक टेल, ठीक है, वो कौन सी टेल होती है, दैट इज पॉली ए टेल, पॉली एडिनाइलेट टेल, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे एडेनिन के मॉलिक्यूल्स हम लगा के उसकी एक टेल बना देते हैं। सो दिस प्रोसेस अकर्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, ये एमआरएनए कहाँ बनता है, पहले डीएनए कहाँ होता है, डीएनए न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में ही न्यूक्लियस में उसकी क्या होती है, रेप्लिकेशन भी वही होती है, ट्रांसक्रिप्शन भी वही होती है, ट्रांसक्रिप्शन से बनता है आरएनए। आरएनए जब न्यूक्लियस में होता है तभी ये सारा प्रोसेस हो जाता है, और इसके बाद ये जो आरएनए है, एमआरएनए है, ये निकल के चला जाता है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में। तो ये प्रोसेस कहाँ पर होता है, सो इट टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो ये है हमारा एक डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, डीएनए से हमारे पास ये बना आरएनए। अब जब ये आरएनए बना है तो सबसे पहले हम इधर करेंगे इसकी कैपिंग, ठीक है, कैपिंग में हम यहाँ पर मिथाइल गुआनिन ट्राइफॉस्फेट लगा देंगे, ठीक है, तो 5 प्राइम एंड पे। अब बीच में इंट्रॉन्स है, एक्सॉन्स है, इंट्रॉन्स है, एक्सॉन्स है, तो हम इंट्रॉन्स जिनको हम इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस या इंटरफेयरिंग सीक्वेंसेस भी बोलते हैं, उन्हें हम बीच से रिमूव कर देते हैं बाय आरएनए स्प्लाइसिंग, ठीक है। फाइनली इसी आरएनए की हम टेलिंग करते हैं, जहां पर हम पॉली ए टेल जो है वो यहाँ पर पॉली एडेनाइलेशन, मतलब मल्टीपल एडेनिन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हम यहाँ पर 3 प्राइम एंड पे अटैच कर देते हैं। तो अब हमें जो आरएनए मिलता है, दैट इज अ फुल्ली फंक्शनल एमआरएनए। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इस डायग्राम को भी प्रॉपरली लेबल करके ज़रूर बनाएं, तो ये आपके आंसर को और अच्छा बना देगा, और साथ में आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22, सो द क्वेश्चन सेज नेम एंड एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एनी 2 टाइप्स ऑफ आईयूडीज। तो ये इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस बताने हैं, कोई भी 2 और उनका एक्शन बताना है। तो सबसे पहला है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज और दूसरा है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। तो ये जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज होते हैं ना, इनमें होते हैं कॉपर आयंस, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, दे इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। तो ये यूट्रस के अंदर क्या करते हैं, सो दे एक्चुअली इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस। ये स्पर्म्स की फैगोसाइटोसिस को, मतलब उनको ख़त्म करना, उनको खा जाने का काम करते हैं। और जो कॉपर आयंस जो रिलीज होते हैं इन आईयूडीज से, दे सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। तो मतलब कि उनके स्पर्म्स जो होते हैं उनके पास एक टेल होती है जो उन्हें मूव करने में हेल्प करती है। एक तो इनकी मूवमेंट को थोड़ा सप्रेस कर देते हैं, ये ढंग से या अच्छे से या जल्दी मूव नहीं कर पाते हैं, और दूसरा जो इनकी फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी होती है स्पर्म्स की, उसको भी ख़त्म कर देते हैं या सप्रेस कर देते हैं। द नेक्स्ट इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। वो आईयूडीज जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं, तो दे मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। वो यूट्रस को, वो फीमेल्स के यूट्रस को अनसूटेबल कर देते हैं। मतलब एक अगर फर्टिलाइजेशन के बाद अगर एक बेबी को कोई सपोर्ट करता है, सो दैट इज़ यूट्रस, तो ये इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देते हैं, या अगर इम्प्लांटेशन हो भी जाए तो भी वो ढंग से बेबी की ग्रोथ होने ही नहीं देते हैं बेसिकली, ठीक है, वैसे इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देते हैं। सो इट मेक्स द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, और सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देते हैं स्पर्म के लिए, कि अगर किसी भी तरह का
कोइटस होता है, ठीक है, तो उस केस में जब स्पर्म्स रिलीज होते हैं फीमेल की बॉडी में, तो वो जो स्पर्म्स हैं वो सर्विक्स को क्रॉस ही नहीं कर देते हैं। सर्विक्स का जो एनवायरनमेंट होता है वो उन स्पर्म्स के लिए बहुत ही खराब बना देते हैं, ताकि वो फीमेल के वजाइना मतलब सर्विक्स को क्रॉस ही ना कर पाए। Clear? So I hope both of them are clear. The B part of the question over here is list the advantages of using Saheli as a contraceptive. तो सहेली जो है it is basically a tablet which is used by the females as a contraceptive device. तो पहली बात कि इसमें स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं और एक हफ्ते में एक ही बार ये खानी होती है। दूसरा, हैज़ लेस साइड इफ़ेक्ट्स, इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। क्वेश्चन नंबर 23, वाई शुड अ बैक्टीरियम बी मेड कॉम्पिटेंट? एक बैक्टीरिया को हमें कॉम्पिटेंट क्यों बनाना है? सो दिस इज रिलेटेड टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और यू कैन से दिस इज रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर एक बैक्टीरिया है, हम बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, हम बहुत सारे डीएनए को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं बैक्टीरिया में, ताकि बैक्टीरिया फटाफट जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको रेप्लिकेट करे, उसको डिवाइड करे और मतलब रेप्लिकेट करे बेसिकली, और हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए बहुत सारा। तो बैक्टीरिया को हमें उसके लिए पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है इन ऑर्डर टू रिसीव एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, कि एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो आराम से बैक्टीरिया ले पाए, विच कैन नॉट अदरवाइज पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो अगर हम उसको कॉम्पिटेंट नहीं बनाएंगे तो जो डीएनए हम उसके अंदर डालना चाहते हैं वो उसकी सेल मेम्ब्रेन अलाउ ही नहीं करेगी। तो उस कि वो बैक्टीरिया अलाउ करे उस फॉरेन डीएनए को एंटर करने के लिए, तो उसके लिए हम अपने बैक्टीरिया को हमें पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, हमें उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं ताकि उसकी सेल मेम्ब्रेन जो है उसके थ्रू डीएनए पास हो सके। द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो इंजेक्शन एंड जीन गन इन बायोटेक्नोलॉजी। तो माइक्रो इंजेक्शन जो है उसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली डाल देते हैं एनिमल के न्यूक्लियस में, सो दैट इज माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। तो द डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द एनिमल सेल न्यूक्लियस। देन जीन गन को हम बायोलिस्टिक्स भी बोलते हैं, एंड दिस पर्टिकुलर method is used in case of plants where the plant cells they are bombarded with high velocity microparticles of gold and tungsten coated with recombinant DNA। तो अब हमें recombinant DNA को ऐड करना है किसी प्लांट सेल में, तो हम क्या करेंगे, हम हाई वेलोसिटी से आने वाले गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स जिनमें recombinant DNA टेक्नोलॉजी है उनको प्लांट सेल के ऊपर क्या करेंगे, बम्बार्ड करेंगे, ठीक है। तो उनको डालेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा जो एक सेल होता है ना, प्लांट का सेल होता है, दैट हैज़ एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेल वॉल ऑल्सो, ठीक है। तो हमें हाई वेलोसिटी वाले जो पार्टिकल्स हैं उनको बम्बार्ड करना पड़ता है ऑन टू द प्लांट सेल्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24, टेक द टीएस ऑफ यंग एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म, लेबल द डिफरेंट लेयर्स ऑफ वॉल एंड राइट देयर फंक्शंस। तो सबसे पहला है कि हमें एंथर का एक स्ट्रक्चर बनाना है एंजियोस्पर्म का, तो आप ना ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स बनाना ऑन द सेफर साइड। तो पहले तो ये वाला है, ठीक है, जिसमें हम सबसे बाहर दिखाएंगे एपिडर्मिस, फिर दिखाएंगे एंडोडर्मिस, उसके अंदर ये राउंड वाला हम स्पोरोजीनस टिश्यू, और यहाँ पर हम दिखाएंगे टेपिटम, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर द मिडल लेयर्स, करेक्ट, और ये बीच में है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। अब इसी का एक छोटा सा एनलार्ज्ड वर्जन हम यहाँ पर बनाएंगे जिसमें एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर एंडोडर्मिस, उसके अंदर मिडल लेयर्स, और यहाँ पर ये वाले जो सेल्स हैं दीज आर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और बाहर जो ये लेयर हमें देखने को मिल रही है दैट इज टेपिटम। तो ये पूरा एक लेबल स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब आप इनके फंक्शंस बताओगे, तो फंक्शंस क्या हैं, बेसिकली जो बाहर वाली 3 लेयर्स है ना, मतलब एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडल लेयर, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड मैंने नाम लिए हैं। सो देयर रोल इज प्रोटेक्शन एंड डेसिसेंस ऑफ द एंथर, राइट। तो इनका काम है जो एंथर के अंदर जो बेसिकली सामान है ना उसको प्रोटेक्ट करना, और फाइनली जब वो मेच्योर हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स तो इन वॉल्स को ब्रेक करके उनको बाहर निकाल देना, करेक्ट।
टेपिटम का क्या काम है? टेपिटम का काम है जो अंदर पॉलन ग्रेन से डेवलप हो रहे हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो वो कौन करेगा? सो दैट विल बी डन बाय टेपिटम। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जहां पर आप पहले ये दोनों डायग्राम्स बनाओगे और फिर उनके आप लिखोगे फंक्शंस। Now the question number 25. So A part says explain the role of stigma in pollen pistil interaction. तो जो स्टिग्मा होता है, ठीक है, तो ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, तो दिस इज स्टिग्मा। तो स्टिग्मा में जो पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन होती है उसका क्या रोल होता है? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। स्टिग्मा बेसिकली एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर अ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन आके कहाँ लैंड करता है? स्टिग्मा के ऊपर। नाउ इट इज अ प्लेस वेयर द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। ये वही जगह है जहाँ पर पॉलिनेशन होती है बेसिकली। तो अब ये जो पॉलन ग्रेन है और ये जो पिस्टिल है, ठीक है, इसके बीच में इंटरैक्शन होती है स्टिग्मा के ऊपर कि हर कोई पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब नहीं बनाता है, कोई कोई पॉलन ग्रेन ही आके पॉलन ट्यूब्स बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक केमिकल डायलॉग होता है बिटवीन पॉलन एंड पिस्टिल। अगर पॉलन जो है वो इनकम्पैटिबल होता है तो जो पॉलन ट्यूब है वो नहीं बनती है। अगर ये जो केमिकल डायलॉग है ये सफल हो जाता है तो पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन अगर कंपैटिबल रहती है तो यहाँ पर ये जो पिस्टिल है ना ये अलाउ कर देता है उस पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन को पॉलन ट्यूब बनाने में। सो लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन। तो पॉलन ट्यूब बनेगी और यहाँ पर ओवरी तक पहुँचेगी और यहाँ पर हो जाएगी फर्टिलाइजेशन। क्लियर? सो दिस इज द रोल ऑफ स्टिग्मा। सो दिस केमिकल डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now the B part, describe the post-pollination events leading to double fertilization in angiosperm starting with two-celled pollen grains. तो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स बताने हैं जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है और हमें स्टार्ट करना है 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन से। तो हमने पढ़ा था कि दो तरह के पॉलन ग्रेन्स होते हैं, 2 तरह की स्टेजेस में पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, 2 सेल्ड और एक 3 सेल्ड। तो 2 सेल्ड जो होते हैं उसमें क्या होता है, एक बड़ा सा वेजिटेटिव सेल होता है और छोटा सा जेनरेटिव सेल होता है। वहीं पर 3 सेल्ड में क्या होता है, एक बड़ा सा वेजिटेटिव सेल होता है और जो जेनरेटिव सेल है वो डिवाइड कर गया होता है इनटू द 2 मेल गैमीट्स, ठीक है। तो यहाँ पर वेजिटेटिव सेल जो है पॉलन ग्रेन का, इट हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब, राइट। अब जो न्यूक्लियस है जेनरेटिव सेल का वो डिवाइड कर जाता है इनटू द गैमीट्स। अब ये जो गैमीट है ये पॉलन ट्यूब के थ्रू आते हैं और वो एक जो मेल गैमीट है वो फ्यूज कर जाता है मेल गैमीट फीमेल गैमीट की या फिर एग सेल के साथ फ्यूज कर जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी। वहीं पर जो दूसरा मेल गैमीट है वो फ्यूज कर जाता है विद अदर 2 पोलर न्यूक्लियाई लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दैट इज पेन, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। Now the question number 25 or part, mention the events that led to the development of placenta during the pregnancy in human females. तो human females में जो placenta की development होती है pregnancy के टाइम पर उसके events बताने हैं, ठीक है। तो implantation जब होती है ना तो implantation के बाद कुछ finger like projections होते हैं, that is the chorionic villi, ठीक है। विलाय ही होती है, कैसी होती है, chorionic villi जो ट्रोफोब्लास्ट में अपेयर होना शुरू हो जाती है। तो ये जो कोरियोनिक विलाय है ना ये यूजुअली सराउंड रहती है विद यूट्राइन टिश्यूज और मैटरनल ब्लड, मतलब इसके आसपास यूट्रस के टिश्यूज होते हैं और बहुत सारा मदर्स ब्लड होता है। तो जो कोरियोनिक विलाय होती है इट एंगेज द यूट्राइन टिश्यू टू फॉर्म स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रायो एंड द मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा। अब क्योंकि ये ना जहाँ पर इम्प्लांटेशन हुई होती है उसके साथ में होती है कोरियोनिक विलाय। इस कोरियोनिक विलाय इट इज़ बेसिकली सराउंडेड बाय मैटरनल ब्लड और बहुत सारे यूट्रस के टिश्यूज भी होते हैं। तो ये बेसिकली हेल्प करती है एक मदर और एक फीटस को आपस में इंटरैक्ट करने में, मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट को लेके जाना, ऑक्सीजन को लेके आना, न्यूट्रिएंट्स को लेके आना। सो दिस इज ऑल डन बाय दिस कोरियोनिक विलाय और इसी से बनता है क्या, इसी से बनता है प्लेसेंटा, राइट। सो दीज आर द इवेंट्स। बेसिकली आपको यहाँ पर कोरियोनिक विलाय जो है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। Now the question number 25B part, explain the role of placenta during pregnancy including its action as an endocrine organ, ठीक है। तो प्लेसेंटा का एक एंडोक्राइन ऑर्गन
का मतलब प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ऑर्गन होता है, तो उसके बेसिस पे उसके रोल बताने हैं। तो देखो प्लेसेंटा का क्या काम है, मेजर अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, ये रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। वहीं पर ये एक्ट करता है एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह, जहां पर ये सिक्रीट करता है कुछ हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG, HPL, राइट। और इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रायो, के एम्ब्रायो के को सब्सटेंसेस लेके जाना और उससे सब्सटेंसेस को लेकर आना। तो ये सारे रोल्स करता है कौन? प्लेसेंटा। Now the question number 26A part. How will you find whether a given tall garden pea plant is homozygous or heterozygous? कि अगर कोई एक pea plant दिया हुआ है ना, तो वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो बस ये दिया है कि वो एक टॉल प्लांट है। अब उसके अंदर कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। सब्सटैंशिएट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ द पेनेट स्क्वायर। तो होता क्या है कि हम एक क्रॉस करते हैं जिसे हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। सो इट इज अ क्रॉस बिटवीन अननोन जीनोटाइप विद द रिसेसिव पेरेंट। तो ये हमारा एक टॉल प्लांट है। अब हम इसको क्रॉस कराएंगे विद आर रिसेसिव पेरेंट, मतलब ड्वार्फ रिसेसिव पेरेंट, ठीक है। सो दिस ड्वार्फनेस इज अ रिसेसिव ट्रेट। सो स्मॉल टी के साथ एक बार हम क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी को और एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी को, ठीक है। तो अब जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि वो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है ना, वो होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है। अगर कैपिटल टी के साथ क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास सारे के सारे प्लांट्स कैसे आएंगे? टॉल आएंगे, क्योंकि अगर कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराए तो क्या होगा? यहाँ से गैमीट कैपिटल टी आएगा, यहाँ से स्मॉल टी आएगा। जब ये दोनों मिलेंगे तो हमारी जो जनरेशन है वो आएगी पूरी की पूरी टॉल, राइट। वहीं पर अगर हमारे पास कैपिटल टी है और स्मॉल टी है तो यहाँ से 2 गैमीट्स आएंगे, यहाँ से 1 गैमीट आएगा। अब इस केस में जो हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं वो कैपिटल टी मतलब टॉल भी आ सकते हैं, ड्वार्फ भी आ सकते हैं, ठीक है। तो 50% हमारे टॉल रहेंगे और 50% हमारे ड्वार्फ रहेंगे। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारा अननोन जीनोटाइप है ना वो कौन सा है, क्या वो होमोजाइगस है या वो हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम ऐसे ही बनाना है, मतलब ये क्रॉस ऐसे ही बना के इसको एक्सप्लेन करना है। Now the B part of the question given below are F2 phenotypic ratios of 2 independently carried monohybrid crosses। तो ये थे हमारे monohybrid क्रॉस के रेशोज, ठीक है। Mention what does each ratio suggest। तो ये क्या बताती है? This ratio tells us about incomplete dominance, और ये वाली रेशो हमें डोमिनेंस के बारे में बताती है, ठीक है। तो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की रेशो होती थी वो कैसी होती थी F2 में? दैट इज 1:2:1, ठीक है। यहाँ पर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। वहीं पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो हमारे F2 जनरेशन की रेशोज आती हैं वो क्या आती है? वो आती है 3:1, राइट। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। Now question number 26 और part, why did Hershey and Chase use radioactive P32 and S35 in their experiments? Explain। तो Hershey and Chase ने P32 और S35 ही क्यों यूज़ किए अपने एक्सपेरिमेंट्स में? तो Hershey and Chase ने एक ऐसे वायरसेस की हेल्प ली जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और उन्हें हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाजेस। तो ये जो बैक्टीरियोफाजेस है ना, ये 2 चीज़ों के बने होते हैं। इनके पास होता है डीएनए और इनके पास होता है प्रोटीन्स। तो हमें कोई 2 ऐसी चीज़ें चाहिए थी जो डीएनए से, एक ऐसी रेडियोएक्टिव चीज़ जो डीएनए से बाइंड कर जाए और एक ऐसी रेडियोएक्टिव चीज़ जो कि हमारे प्रोटीन से बाइंड कर जाए। तो डीएनए से बाइंड करेगा P32 और प्रोटीन कोड से बाइंड करेगा S35। इसीलिए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में इन दोनों का यूज़ किया। Now the B part of the question is, following the experiment concluded by them, write what conclusion did they arrive at and how। ठीक है, तो ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कंक्लूजन डिराइव किया और कैसे। तो उनका कंक्लूजन जो था वो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, जो आपको वैसे भी पता होगा, कि उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि जो डीएनए है ना वही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो
अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरियोफाजेस को ग्रो किया एक ऐसे मीडियम में जहां पर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। फिर उन्होंने एक दूसरा सेट लिया जहां पर उन्होंने वायरसेस को ग्रो किया उस मीडियम पे जहां पर S32 रेडियो एक्टिव था। ठीक है, तो मतलब जो मीडियम था वो सल्फर से रेडियो एक्टिव था। नाउ द वायरसेस विच आर ग्रोन इन द मीडियम कंटेनिंग P32 कंटेन्ड रेडियो एक्टिव DNA बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। जब वायरसेस को उन्होंने P32 में जब ग्रो किया तो उन्होंने देखा सिर्फ DNA ही क्या हुआ था, DNA ही रेडियो एक्टिव हुआ था। क्यों? क्योंकि DNA में ही फॉस्फोरस होता है, इसीलिए वहां पर फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव था, तो यहाँ हमारा DNA रेडियो एक्टिव हो गया। दूसरी तरफ जो दूसरा हमारा वायरसेस का सेट था जिनको हमने रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किया था, उसमें सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन कोट जो था सिर्फ वही रेडियो एक्टिव हुआ था, DNA नहीं हुआ था, क्योंकि DNA में सल्फर भाई होता ही नहीं है, तो वो कैसे होगा, राइट। नाउ द वायरसेस वर अलाउड टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया सेपरेटली। तो अलग अलग से अब उन्होंने वायरसेस को इन्फेक्ट करने दिया सभी के सभी बैक्टीरियाज को। तो जब उन्होंने बैक्टीरियोफाज को एक तो रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किया, एक को किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में। तो सल्फर के केस में हमने क्या बोला कि प्रोटीन हमारा रेडियो एक्टिव हो गया, यहाँ पर DNA रेडियो एक्टिव हो गया। अब जब इन सेल्स को, इन बैक्टीरियोफाजेस को, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया और उसके बाद इनकी ब्लेंडिंग हुई, ठीक है, सेंट्रिफिकेशन हुई, तो हमने फाइनली क्या चीज़ नोटिस की, तो इसमें हमने ये नोटिस किया कि जो हमारे सेल्स थे ना वो रेडियो एक्टिव नहीं थे। सो नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन द सेल्स। लेकिन जो हमारा सेंट्रिफिकेशन के बाद जो हमारा सुपरनेटेंट था उसमें हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली। वहीं पर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के केस में जो सेल्स थे ना वो हमें रेडियो एक्टिव देखने को मिले। जो बैक्टीरिया के सेल्स थे वो रेडियो एक्टिव थे, लेकिन सुपरनेटेंट रेडियो एक्टिव नहीं था। इसका मतलब कि प्रोटीन एंटर नहीं हुआ है into the cell, बट क्या एंटर हुआ है, DNA एंटर हुआ है। सो दिस, फ्रॉम दिस he concluded or they concluded that DNA is the genetic material. Now the question number 27 says that write the specific name of the genus Plasmodium that causes the most serious type of disease in humans. तो हमने ना 3 तरह के पढ़े हैं, ठीक है। उनमें से एक है प्लाज्मोडियम फेलिसिपैरम, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस, सबसे ज़्यादा सीरियस, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस स्पीशीज़ है या जीनस है प्लाज्मोडियम का, जो कि मलेरिया कॉज करता है। मतलब एक स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम की जो मलेरिया कॉज करती है। मोस्ट डेडली वन इज प्लाज्मोडियम फेलिसिपैरम, right? Now describe the events in the life cycle of the plasmodium which takes place in female anopheles. ठीक है, तो फीमेल अनोफ्लीज मस्कीटो में ये जो लाइफ साइकिल है ना ये कैसे होती है। तो देखो, जो फीमेल अनोफ्लीज मस्कीटो है ना, जब वो एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको ऑलरेडी मलेरिया है, तो वो जो पैरासाइट है वो उसकी बॉडी में एंटर हो जाता है, मस्कीटो की बॉडी में, और वहाँ पर होती है उसकी फर्दर डेवलपमेंट। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करता है और ये बनाता है स्पोरोजॉइड्स, ठीक है। अब ये जो स्पोरोजॉइड्स है ये स्टोर हो जाते हैं जाके सलाइवरी ग्लैंड्स में। सलाइवरी ग्लैंड्स में अब जब ये फिर से किसी और ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, किसी नए इंसान को जाके जब ये इन्फेक्ट करता है, तो ये जो स्पोरोजॉइड्स हैं ये वापस से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं उस इंसान की बॉडी के अंदर। नाउ द सी पार्ट, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस इन द RBCs ऑफ ह्यूमन व्हेन प्लाज्मोडियम गेन्स एंट्री इनटू देम एंड हाउ डज द ह्यूमन बॉडी गेट्स अफेक्टेड। तो जो पैरासाइट है ना, जब वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है हमारे, तो वो पहुंचता है लिवर में। लिवर में जाकर वो मल्टीप्लाई करता है और वो बनाता है साइजोन्स, राइट। अब साइजोन्स जो हैं वो RBC में एंटर करते हैं एंड देन दे लीड टू द रप्चर ऑफ RBCs। उससे RBCs जो हैं वो रप्चर हो जाती हैं और वो रिलीज कर देती हैं मीरोजॉइड्स। शाइजोजोन्स के बाद आते हैं मीरोजॉइड्स, राइट। अब ये जो मीरोजॉइड्स है, ये जो रप्चर्ड RBCs हैं, इनसे एक टॉक्सिन निकलता है दैट इज हीमोजोइन। इसी हीमोजोइन की वजह से जो फीवर है, जैसे चिल्ड वाला जो एक्सपीरियंस है, बहुत ठंड लग रही है, चिल्स आ रहे हैं, फीवर आ रहा है हर 3-4 दिन, वो किसकी वजह से आता है, वो आता है इस टॉक्सिन की वजह से जिसका नाम है हीमोजोइन। तो ये एक ना 1 मार्कर बोर्ड के लिए या कॉम्पिटिटिव के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
Clear? So I hope all the parts to this question are clear. Now the question number 27 or part, explain the interrelationship between organic farming and biofertilizers with 3 suitable examples. तो organic farming क्या होती है? ये basically agricultural practice है जिसमें हम किसी भी chemical का use नहीं करते हैं, बल्कि organic manures बना के जैसे कि एनिमल डंग, ड्राई लीव्स और प्लांट्स और एनिमल वेस्ट का यूज करके हम मैन्योर्स बनाते हैं। और वहीं पर बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? बायो मीन्स लिविंग, तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका यूज कर रहे हैं ताकि हम अपनी सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बढ़ा सके, सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बना सके, एक फर्टाइल सॉइल बना सके। तो दोनों के केस में ही क्या है कि हम केमिकल्स का यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं जो हमारी सॉइल के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, इवन हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छी है। तो 3 बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले है रूट नोड्यूल्स जो कि हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स में हमें दिखाई देते हैं, जो बनाते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये जो रूट नोड्यूल्स हैं दे आर इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद राइजोबियम बैक्टीरिया, जहाँ पर ये बैक्टीरिया फिक्स करता है नाइट्रोजन को इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म्स, और इसी से हमारे जो केमिकल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हैं उनको हम रिप्लेस कर पाते हैं एक हेल्दी वे में। ठीक है। दूसरा है माइकोराइजा। माइकोराइजा भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, जहां पर फंजाई फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करती है सॉइल से और रूट्स को देती है। नेक्स्ट इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया हमारे ऑटोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और वो हमारी सॉइल को एनरिच करते हैं विद दिस नाइट्रोजन। सो दीज 3 आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर और यू कैन से ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए दीज 3 आर द वेरी गुड एग्जाम्पल्स। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो आपको हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।